नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। नरेंद्र मोदी को भारत का तीसरी बार वज़ीर आज़म बनाए जाने के लिए लीडर मुंतखब किए जाने पर बीजेपी के लीडरान व कारकुनान ने पार्टी दफ्तर पर एक ज़बरदस्त खुशी का इजहार करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे छोड़कर जश्न मनाया। इस दौरान घोसी की शिकस्त को लेकर पार्टी लीडरान के चेहरों पर गम कम नज़र आया, बल्कि वज़ीर आज़म बनाए जाने के लिए लीडर मुंतखब किए जाने पर खुशी का माहौल देखने को मिला। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं बीजेपी ज़िला सदर नुपुर अग्रवाल और साबिक ज़िला सदर मुन्ना दुबे। आज किस तरीके का प्रोग्राम था? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था और इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की थी और इसी सुनिश्चितता के नाते आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का नेता चुना गया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का भी ये हुआ है। इसी उद्देश्य में, इसी हम लोग संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए हैं और ढोल नगाड़े के साथ में, पूरा उत्साह के साथ में, पूरा आतिशबाजी के साथ में यहाँ पूरा एक बहुत खुशनुमा बनाया गया है, बना भी हुआ है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही वहाँ पर उत्साहित हैं। अब बीजेपी को प्योर मेजॉरिटी नहीं मिली है, क्या समझते हैं कि बैसाखी की सरकार मजबूत होगी? ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी को प्योर मेजॉरिटी नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और विश्व के लोकप्रिय नेता को नेता चुना जाने पर, प्रधानमंत्री बनने पर इससे अधिक खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। घोसी हारने का कारण क्या है? देखिए, घोसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपना तन मन समर्पित करके इस चुनाव को जिताने का प्रयास किया है और किसी न किसी वजह से अगर हम चुनाव को हार गए हैं तो इसके लिए आगामी बैठक निश्चित रूप से की जाएगी। आपकी पार्टी की एक नेता हैं नीलम सर्राफ, उन्होंने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि कमीशन खोरी में ही ये चुनाव गंवा दिया गया। इसके बारे में सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि जिस दिन मेरे ऊपर यह आरोप लगाया गया था उसके ठीक 3 दिन पहले सपा के प्रत्याशी श्री राजीव राय जी को उन्होंने अपने घर पे बुला करके सम्मानित किया था और वहाँ पर उनको भोजन जलपान सबके साथ किया गया था। तो इससे आप सोच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों? हार की वजह है क्या? नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो देखिए सबके ऊपर लगते रहते हैं। देखिए ना, हम लोग चूँकि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के साथ काम करते हैं, इसलिए हर चीज़ों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। नीलम जी कहते हैं कि मैं मोदी की भक्त हूँ, अंध भक्त हूँ, यहाँ तक कहती हैं। क्या मतलब एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अंधभक्त होना कैसा आप मानते हैं? ये तो नीलम सर्राफ जी बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है और क्या बोला है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि बेरोजगारी था और साथ साथ संविधान खतरे में था, इन बातों को लेकर विपक्ष ने बनाने में सफल रहा और यहाँ से सीट हासिल की। तो क्या आप लोगों की तरफ से पहल नहीं किया गया कि संविधान नए खतरे में बनाने की नई कोशिश की? देखिए, संविधान तो कभी खतरे में था ही नहीं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव स्तर तक जा करके इस चीज़ को बताया भी है, समझाया भी है कि संविधान हमारा कहीं खतरे में नहीं है और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उस संविधान के मूल रूप में ही चलने को हम सब तैयार भी हैं। पूर्वांचल से बीजेपी का एक तरीके से कहीं सफाया हो गया। इतनी बड़ी मार्जिन से पूर्वांचल में हारी है बीजेपी, क्या मानती है? असली कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना इतनी आसान बात नहीं है। रिजल्ट बता रहे हैं ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी आगामी जब चुनाव होगा तो उसमें हम लोग वापस से उसी तरह से हम लोग अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके रहेंगे। योगी जी को लेके, मोदी जी को लेके बातें चल रही हैं कि बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसी वजह से शिकस्त हुई है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी हम लोग के नेता हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार केंद्र में यह सिद्ध करती है कि दोनों की सरकार बढ़िया चल रही है और दोनों के बीच में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप ही से रिलेटेड है। नीलम जी ने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए ऊपर तक लिख दिया गया है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जी अध्यक्ष जी, आज जश्न मना रहे हैं एक तरफ और वहीं पे बीजेपी को 240 तक ही मिली है, प्योर मेजॉरिटी नहीं है। जश्न में वो मतलब वो माहौल नहीं है पहले जो 303 वाला था। देश में एनडीए और इंडी गठबंधन का चुनाव हुआ था
भारतीय जनता पार्टी अपने स्थान पर है, लेकिन उसके सहयोगी दल को मिला करके एनडीए चुनाव लड़ा था और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। नायडू जी और नीतीश जी कितनी देर तक टिक पाएंगे? ये चुनाव के पहले से हमारे सहयोगी हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इंडिया अलायंस ने उन दोनों को प्रलोभन दिया था कोई असर नहीं पड़ा। आगामी 5 वर्ष तक पूर्णतः एक साथ चलेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार पार्टी बदलते रहते हैं तो क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है क्या? किसी चीज़ का कोई न कोई अंत तो होता है, अब तक बदलते रहे, अब उनके अनुसार सारी स्थिति है। मुझे लगता है कि अब ऐसा कोई विषय नहीं आने वाला। उन्होंने रेलवे मांगा, फाइनेंस मांगा, उसके अलावा और भी एक मंत्रालय मांगा है। बहुत अच्छा है, क्या बीजेपी? बहुत अच्छा है, उन्हें मांगना चाहिए। और हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोग माननीय मोदी जी देते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से नायडू जी ने 5 मंत्रालय मांगा जिसमें बड़े इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सुंदर। जो भी सहयोगी दल हैं, जो भी मांगते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। वो हमारे सहयोगी हैं और उनकी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। संगठन और सरकार, हमारी उम्मीद है कि उनकी भावनाओं का सम्मान करेगी। क्या इस सरकार में कॉमन सिविल कोड पे बात होगी या कॉमन सिविल कोड को ठंडे बस्ते में रखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल बात होगी। और मैं समझता हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले ही माननीय नीतीश जी से और चंद्रबाबू नायडू जी से इस पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी हुई है। उन्होंने कुछ तर्कों के आधार पर इसको स्वीकार किया। घोसी में हार का कारण क्या बना? हार का कारण घोसी का जितना मैं जानता हूँ उतना आप जानते हैं। परिस्थिति जो है कहीं न कहीं अगर यह कमल का फूल लड़ा होता, भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती तो संभवतः यह प्रश्न नहीं आता। एनडीए लड़ा था। एनडीए की तरफ से हमारे सुभाषपा के प्रत्याशी बहुत सुयोग्य थे, बहुत अच्छे थे, परंतु कुछ स्टेटमेंट को लेकर के और कमल का फूल और छड़ी के कन्फ्यूजन को लेकर के कुछ बातें इधर उधर हुई, जिसके नाते ये परिणाम आया। कमल के न लड़ने की वजह से क्या कार्यकर्ताओं और नेताओं में उदासीनता की वजह से ही हुआ क्या? मैं उदासीनता नहीं मानता हूँ, एक कन्फ्यूजन जरूर मानता हूँ। अगर वह कमल का फूल रहा होता तो संभवतः आज हम 3-4 लाख से जीतते। अपने सहयोगी पार्टनर के लिए मतलब उस फोर्स के साथ बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? बिल्कुल काम किया है। एक कार्यकर्ता ने काम किया है। कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसको लेकर के कार्यकर्ता बराबर इस बात को आगाह करते थे। हम जनता को कन्विंस नहीं कर सकते। जनता के मन में अगर किसी प्रकार की कोई नाराजगी और प्रतिक्रिया है तो उसे हम समझा सकते थे, परंतु हमारे समझाने का कितना प्रभाव पड़ेगा वो सामने रिजल्ट बता रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि 400 पार के नारे को लेकर एक स्कैम किया गया, जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाकर और हज़ारों करोड़ रुपया कमाए गए। ये गलत आरोप है और इस बार जो हमारा परिणाम था वो 400 के पार ही जाता, परंतु परिस्थिति समीकरण जो जनता के बीच में गया, जिसके नाते स्थिति बदली। अन्यथा कार्यकर्ताओं के भरोसे और जो हमारा कार्य था उसके आधार पर हमको 400 के पार जाना चाहिए था, परंतु किन कारणों से यह परिस्थिति बिगड़ गई है उसके बारे में कमोवेश हम और आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे विषय थे जिसको लेकर के जनमानस या तो समझ नहीं सका या समझा तो जिसके दुष्परिणाम हम सब लोग को झेलना पड़ा। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो पूर्वांचल में एक तरीके से हार हुई है, कितना बड़ा चैलेंज मांगते हैं? नहीं, ये हमारे लिए चैलेंज है और अच्छा है। बराबर जीत हमारे लिए अच्छा नहीं है। कुछ बीच में इस प्रकार के झटके लगने चाहिए और मैं सोचता हूँ वो झटका हमारे लिए एक संकेत है। संभवतः आने वाले 27 में और 29 में हम बहुत बड़े पैमाने से जीत हासिल करेंगे। एसआरओ में मोदी जी योगी जी की आपसी कलह तो उभर कर सामने नहीं आ रही है। यह तो मीडिया के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये नैरेटिव चलाया जाता है कि मोदी जी का और योगी जी का आपस में तालमेल नहीं है। अगर तालमेल नहीं रहता तो योगी जी की जितनी प्रशंसा मोदी जी करते हैं मंचों पर, शायद अन्य प्रांत के मुख्यमंत्रियों की उतनी प्रशंसा नहीं करते हैं। उन्हें वो मानते हैं कि पूरे देश में योगी जी एक मॉडल हैं। ये हमारे मोदी जी की शब्दावली है। अगर देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर भी बनाया गया और उसके बावजूद भी वहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा, ऐसा क्यों? देखिए, वहाँ पर अयोध्या में हम हारे नहीं हैं। अयोध्या शहर में हम जीते हैं।
अयोध्या के बाहर जो ग्रामीण अंचल थे, सड़क बन रही थी, चौड़ीकरण हो रहा था, ज़मीनें ली जा रही थी, कई इस प्रकार के प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिसमें सपा और बसपा और कांग्रेस के जो लोग थे वह अन्य लोगों को इस प्रकार का वातावरण क्रिएट करते थे कि मुआवजा नहीं मिलेगा, अन्य प्रकार की दिक्कत होगी, भविष्य में हम उजड़ जाएंगे। और उनका नैरेटिव जो चला उसमें सामान्य जन जो है उसमें कन्विंस हुआ है। जो भक्तगण थे, जो राम के सेवक थे, ऐसे लोगों के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और हम अयोध्या से जीते हैं। उसके बाहर से हम कहीं न कहीं नैरेटिव के कारण हम दिक्कत में पड़े। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? हार का फैक्टर क्या है? हमने बता दिया है कि घोसी के हार का कारण का अभी हमने बताया है, आपको भी बता देता हूँ। माना जब महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, देखिए महंगाई बेरोजगारी तो राष्ट्रीय स्तर का विषय है, वो सब जगह था। घोसी में मैं इतना मानता हूँ कि जो हमारे प्रत्याशी थे बहुत योग्य थे, बहुत समझदार थे, डॉक्टर अरविंद राजभर जी, परंतु उनके पिता के बयान को लेकर के जनमानस में आक्रोश था। इस बात को हम लोग भी कई बार समझाने का प्रयास किए कि इस प्रकार की कोई शब्दावली नहीं आनी चाहिए, कोई भाषा नहीं आनी चाहिए, जिसकी एक नाराजगी थी, अन्य कोई कारण बड़ा नहीं है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो भी पलट गया इस चुनाव में? मैं तो नहीं सोचता हूँ कि हमारा कोई कोर वोटर पलटा है। अगर हमारे लोग पलटते तो संभवतः इतनी बड़ी संख्या में हमको वोट नहीं मिलता। पलटता नहीं तो जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बूथ हार गए, ऊर्जा मंत्री के शर्मा अपना बूथ हार गए। देखिए पर्टिकुलर एक एक बिंदु पर जो बात चल रही है, मैं सोचता हूँ जो विरोधी दल हैं उन्होंने एक नैरेटिव इस प्रकार का समाज में स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार काम नहीं किए। विरोधियों का क्या वो हस्तक्षेप है इसमें? नहीं, विरोधियों का नैरेटिव सामान्य जन को प्रभावित कर दिया। हम तो अपने काम पर भरोसा कर रहे थे, हम अपने नेतृत्व पर भरोसा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने देश में धर्म राज्य स्थापित किया, देश में उन्होंने अच्छा काम किया है और जनता को घर घर राशन, घर घर मकान बन रहा है। हम तो अपने काम पर विश्वास कर रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि अंदर से जो विरोधी दल हैं वो अनेक प्रकार का नैरेटिव करें, जन सामान्य सीधा साधा उस पर प्रभाव पड़ा। और दूसरा कारण जो हमारा कमल का फूल और छड़ी था, यह भी एक बड़ा फैक्टर है हारने का, जिसमें हम अच्छा काम पे जब आप लड़ रहे थे तो काम की बुनियाद पे वोट नहीं, हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र के संदर्भ में आया, उसका उल्लेख हिंदू मुस्लिम से नहीं, हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में आया। उसे इस वोट के दौरान हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी या राष्ट्रीय कोई नेता कहीं हिंदू मुस्लिम का कहीं किसी मंच पर कोई जिक्र किया हो तो आप उल्लेख कर सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। सारी वीडियो पड़ी हुई है। मंदिर, मस्जिद, राशन, ये तीनों फैक्टर मंदिर मस्जिद नहीं, लेकिन मंदिर चला है, मंदिर की बात हुई है। अगर यही सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है, अगर यही फैसला कांग्रेस की बसपा सपा की सरकार होती तो संभवतः वह मंदिर इतनी आसानी से नहीं बनता, विरोध हो जाता, रोक जाता, परंतु बीजेपी की सरकार का मंदिर बना। आगे मथुरा और काशी भी बनेगा। हम किसी मस्जिद को नुकसान करने वाले नई जनरेशन। एक मिनट, अगर देश में कहीं कोई मस्जिद जिस पर हिंदू समाज ने आक्रमण किया हो, हिंदू समाज ने नुकसान किया हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अयोध्या, काशी, मथुरा सहित सारे देशवासी उस मस्जिद को बनाने के लिए आगे चले। सवाल ये है कि इस बार जनता के दिमाग में ना तो राशन था, ना ही हिंदू मुस्लिम था, ना ही मस्जिद मंदिर था, सिर्फ वो आरक्षण था दिमाग में। समझ लेता आपको एक आरक्षण और संविधान खतरा, यह तो वो लोग पैदा कर रहे थे। हमारे तरफ से तो यह था कि आरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संविधान में कोई अंतर नहीं आएगा। विरोधी यह बोलते थे कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाएगी उसकी 60% संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। संविधान कहता है कि व्यक्ति का और परिवार का संपत्ति पर अधिकार है, तो संविधान के विपरीत वो काम कर रहे थे, अर्थात संविधान तोड़ने की मंशा उनकी थी। आरक्षण पर भी मैं कहना चाहूँगा, आरक्षण में वो मुस्लिम वर्ग को कहते थे ये हमारे ओबीसी के लोग हैं, कर्नाटक में उसका प्रयोग किया गया और कर्नाटक में आरक्षण का बंटवारा हुआ है। वोटरों पे विपक्षियों की जो बातें थी वो कारगर होती, विपक्षियों ने नैरेटिव पैदा किया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो महंगाई और बेरोजगारी और जो 2-4 मुद्दे आरक्षण और संविधान को लेकर के नैरेटिव वो क्रिएट किए, जन सामान्य
उस बहकावे में आई है, इतना सही है, इसको मैं मानता हूँ। अगर देखा जाए तो जिस तरह से मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता के साथ साथ AK शर्मा और दारा सिंह चौहान और AK शर्मा स्थानीय वह भी समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ AK शर्मा जी और दारा चौहान जी दोनों उन्होंने अथक प्रयास किया है। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि जो जनमानस के मन पर एक छाप पड़ गई थी, नैरेटिव का प्रभाव था, ये हमारे बड़े नेता घर घर नहीं जा सके, छोटी छोटी नुक्कड़ सभा नहीं कर सके जिससे लोगों को समझाया जा सके, यह एक अभाव हो सकता है, लेकिन उनकी मंशा और प्रयास में कोई कमी नहीं थी। सर जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसी सूचना घोसी लोकसभा में हार का जिम्मेदार अपनी बातें नहीं कर लोगों में पहुंचा। यह तो हम अपने काम पर इतना विश्वास था कि हम कहीं पर भी खड़ा होकर कोई बात कहेंगे उसको जनता समझेगी, लेकिन जो विरोधी दल थे वो खाली थे। सभी दल मिल करके केवल एक काम, भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छा कार्य किया था उसका विरोध करना, और जन सामान्य को यह बात समझ में आ गई, शायद लोग सही करें, संविधान और आरक्षण खतरे में है, ऐसा मान लिया। तरीके से समझा नहीं पाई बातें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन ने पूरा प्रयास किया समझाने का। जिन लोगों की मंशा ठीक नहीं थी उनको हम समझाने में असफल। लेकिन ये इल्ज़ाम आपकी ही एक जो पूर्व महासचिव हैं वो लगाती हैं कि जो आपके ज़िला अध्यक्ष हैं उन्होंने कमीशन खोरी में चुनाव को गंवा दिया। ये एक बात बता दूं, इस समय पूरे प्रदेश नहीं देश में मऊ से लेकर के दिल्ली तक बहुत समीक्षक हो गए हैं। मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिन्होंने काम नहीं किया सबसे ज़्यादा वो समीक्षा कर रहे हैं। मैं लोकसभा का संयोजक था, मैं बहुत से कार्यकर्ताओं से काम लेने की अपेक्षा करता था, कभी कड़ा बोल देता था, आज वो समीक्षा कर रहे हैं, वो नेगेटिव बोल रहे हैं। ऐसे नकारात्मक बोलने वाले संगठन के अनुकूल नहीं हैं, संगठन की भावना के अनुकूल नहीं है। जनता बोलती है, हम स्वीकार करते हैं, परंतु अगर कोई संगठन का व्यक्ति अनावश्यक समीक्षा करता है, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ, उससे कतई सहमत। ठीक, थैंक यू।